नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में पिछले चुनावों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ मतदान। आखिरी दौर में 60% लोगों ने डाली वोट। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर। पंजाब में किसानों की बदहाली के लिए राहुल गांधी ने अकाली बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से की मुलाकात। बढ़ती असहनशीलता पर साहित्यकारों और फिल्मकारों का विरोध जारी। अरुंधति रॉय, कुंदन शाह समेत 24 और हस्तियों ने लौटाए सम्मान। बीजेपी ने बताया सरकार को बदनाम करने की साजिश। दाल और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान। दाल पर 250 और गेहूं पर 75 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस। कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिवाली से पहले सोने से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू। अशोक चक्र और महात्मा गांधी की तस्वीरों वाले सोने के सिक्के जारी। प्रधानमंत्री ने कहा विकास में लगे घर में रखा सोना। और आइए देखते हैं पहली खबर। आखिरी दौर के मतदान के साथ ही बिहार में वोटिंग का काम पूरा हो गया और 5वें दौर की 57 सीटों पर 60% वोट पड़े। 5वां दौर मिलाकर बात करें तो बिहार में कुल 56.80% वोट पड़े हैं। और चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में लोकसभा और विधानसभा के किसी भी चुनाव में यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। अब सबकी निगाहें 8 नवंबर पर हैं। ये तस्वीरें हैं 5वें दौर के 3 अलग अलग जिलों की। हर जगह बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख किया। लिहाजा इस दौर में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। गुनगुनी ठंड में सूरज चढ़ने के बाद मतदाताओं का घर से निकलना जारी रहा। पहले घंटे में शुरुआत सुस्त रही, लेकिन 11 बजते बजते 1/4 लोग वोट डाल चुके थे। लेकिन इसके बाद भी वोटिंग की गति बरकरार रही और शाम 4 बजे तक रिकॉर्ड 56% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे खास बात इस बिहार चुनाव की रही है कि ये हिस्टोरिकल तरीके से, यदि ऐतिहासिक रूप से ये शांतिपूर्ण मतदान रहा है। जहाँ की चुनाव होने के पहले तरह तरह के अंदेशे थे, तरह तरह की संभावनाएं समस्याओं की थी। 9 जिलों की सभी 57 सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की खुशी देखने लायक थी, जबकि लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाने बड़े बुजुर्ग भी भारी तादाद में घर से निकले। इस इलाके में ज्यादा वोटिंग पिछली बार भी देखी गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 2 सीटों पर सुरक्षा के मद्देनजर 3 बजे ही मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई, जबकि बाकी 55 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्साहजनक रही है और 6% ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले इस मतदान में भाग लिया, जिससे ये एक नई तरह का एक उत्साहजनक वातावरण भी बना। इसके साथ ही इस दौर के 827 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में मतदान हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस इलाके में 57 में से 43 सीटों पर भारी जीत मिली थी। इस दौर की वोटिंग के साथ ही बिहार में अब मतदान का काम पूरा हो गया है। 8 नवंबर को नतीजे जाहिर किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम खत्म होते ही इसको अभी तक का कई दशकों में हुआ सबसे शांतिपूर्ण और कामयाब चुनाव माना जा रहा है। इसके साथ ही सबकी निगाहें अब 8 नवंबर पर हैं, जिस दिन मत मशीनों को खोला जाएगा और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। किशनगंज से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और बिहार में चुनाव यानी कि मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल्स हैं उनके मुताबिक एबीपी न्यूज़ और मैं कहूं कि महागठबंधन 130 सीटें और बीजेपी प्लस को 108, इसी तरह इंडिया सी वोटर, आज तक ससुरो, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 चाणक्य। लेकिन सबसे अहम है कि ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं वो कांटे की टक्कर बता रही हैं। और न्यूज़ 24 चाणक्य का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन 155 से करीब सीटें हासिल कर सकता है, यानी कि
न्यूज़ 24 और चाणक्य के सर्वे से अलग बाकी अगर सर्वे को देखें तो वो कांटे की टक्कर दिखाते हुए नजर आते हैं। 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 और फिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे और बिहार परिवर्तन के पथ पर बढ़ा है। जिस तरह का माहौल है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो नेताओं की राय आपने सुनी और किस तरीके से एजेंसियां करें वो भी आपने देखा, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या संकेत मिल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमिकरण शाह हमारे साथ हैं। अमिकरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अगर न्यूज़ एजेंसियों के सर्वे पर आऊँ, ज़्यादातर सर्वे इशारा करते देख रहे हैं कांटे की टक्कर, और न्यूज़ 24 चाणक्य जो कि पिछले चुनाव में जिसका अनुमान सटीक था वो कह रहा है कि 155 सीटें बीजेपी को। कितना आप सहमत हैं और उसके पीछे का आधार क्या है इनका? बहुत सही आपने प्रश्न किया है कविंदर जी, और एक अति सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया, इशारा किस तरफ कर रहे हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है सेफोलॉजी कोई विज्ञान नहीं है, इट इज़ नॉट ए साइंस, क्योंकि विज्ञान अनुमान ज्ञान पे नहीं चलता है, गेस वर्क पे नहीं चलता है। अगर H2O यहाँ पानी पैदा करता है तो वो चांद में भी करेगा और मंगल ग्रह में भी करेगा। तो मैं सेफोलॉजी को साइंस नहीं मानता हूँ। मेरा ज़्यादातर विश्वास रहता है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव असेसमेंट बाय डिफरेंट रिपोर्टर्स। आप भी बाहर गए थे, आप लोगों ने खुद फील देखा है। अब हिंदुस्तान में एक झूठ बोलने की भी बहुत बड़ी बीमारी है कि वोटर वोट दे के आया वो आपसे सही ही कह रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, ज़्यादातर गलत ही साबित होते हैं। आपने कहा चाणक्य वालों का ये ठीक था, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये साइंस नहीं है, इस बार कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक दोबारा ठीक हो। अब देखिए, मैं तो इतिहास का और समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश कमोबेश एक समाज है। अभी आपने बनारस में देखा, वहां भी पंचायत चुनाव हुए, क्या रिजल्ट हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश से बहुत भिन्न बिहार का होगा। मेरी चिंता दूसरी है कि देखिए, इन नेताओं ने जितना वातावरण विषाक्त कर दिया, अब ये नेता अगले 5 साल मिलकर काम करेंगे सारे लोग, तो भी शायद समाज में जो जहर और वैमनस्यता घुल गई उसको शायद ठीक कर पाए। मेरी चिंता ये है। और जिस तरीके से नेताओं के बयान रहे, यानी कि राजनीतिक रैलियों में शुरुआत से लेकर आखिरी तक, क्या वो कुछ इशारा करते दिखते हैं? अब फिर एक BBC.com का रिपोर्ट मैं कोट करूंगा। आज ही BBC.com हिंदी में एक खबर प्रसारित हुई सवेरे सवेरे कि पटना में जब आप स्टेशन में उतरेंगे तो आपको बहुत से फूल वाले और मालाकार मिलेंगे, और पटन देवी के मंदिर चले जाइए या पटना साहिब चले जाइए, एक लाइन से फूलों की दुकान और मालाकार बैठते हैं। वहां 8 तारीख के लिए फूलों की बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा बुकिंग कौन कर रहे हैं? महागठबंधन के लोग। उस खबर में मैंने पढ़ा, BBC की खबर में आज मैंने पढ़ा कि 80% फूल और माला इसकी बुकिंग महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। अब इससे संकेत आप जो समझ लीजिए, ये सेफोलॉजी से बिल्कुल हटके है जी। ये प्रैक्टिकल और जो धरातल पर हो रहा है उससे। जी। एक तीसरा सवाल अमिकरण जी, जिस तरीके से चुनाव शुरू हुए थे जी, और उन चुनावों के दरमियान देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घटित हुई, बीजेपी के नेताओं के बयान हो, चाहे वो हरियाणा का मसला हो, दादरी का मसला हो, या फिर मुंबई में जी, क्या आपको लगता है कि इनका इम्पैक्ट इस चुनाव में और नतीजों पर साफ दिखेगा? देखिए, अब तो ग्लोब इज ए विलेज कंसेप्ट आ गया है, तो प्रभाव तो कुछ पड़ेगा, अवश्यम भावी है, बिल्कुल पड़ेगा। और खास करके इस कारण से पड़ेगा कि इस बाइपोलर पॉलिटिक्स में दोनों ग्रुप्स ने इसको बुनाने की भरपूर कोशिश की है। वो इसको मामले को अगर नहीं उठाते तो शायद बहुत जल्दी शांत हो जाता, लेकिन आज तक ये उठ रहा है, आज तक।
और क्या बिहार में इस बार कहा जा रहा है कि उनकी इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा निकली हैं, क्या महिलाएं इस बार बिहार में एक नए तरीके के ट्रेंड या फिर एक नई तरीके की राजनीति के लिए उसने मतदान किया है, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा हमको प्रतीत होता है। मेरी भी बहुत से लोगों से बात हुई, लेकिन इसके दो प्रमुख कारण हैं इतनी महिलाएं क्यों निकली। एक तो इलेक्शन कमीशन को सलाम। मैं वहाँ 70 और 80 के दशक में भी पत्रकारिता करता था, तो बूथ लूटने की खबर प्रमुखता से आती थी, गोली बारूद बम चला करते थे। आज बहुत शांति से चुनाव हुई है, तो महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहला फैक्टर। दूसरा, बहुत से बिहारी बिहार से बाहर नौकरी करते हैं। पुरुषों का सबका आना संभव नहीं है चुनाव के दिन। नेचुरली महिलाएं निकलती हैं और अपना वोट देती हैं एक सुरक्षा के बोध के साथ। एक और कारण है कि इधर पिछले 10 वर्षों में जब से नीतीश जी आए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम हुआ है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सारी महिलाएं नीतीश जी को वोट दे रही हैं, हो सकता है वोट ज्यादा बीजेपी को पड़े हो, लेकिन ये भी एक कारण है। उनको लगा है कि वो अब राजनीति में या फिर मैं कहूं कि विकास में उनकी हिस्सेदारी जी जी जी। अमित जी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान में आतंकियों पर मीडिया पाबंदी। भारत ने की कड़ा कदम उठाने की मांग। मीडिया पाबंदी से क्या होगा असर? देखिए देश देशांतर, आतंकियों पर सख्ती, रात 8:30 बजे। केंद्र सरकार ने 2015-16 रबी सीजन के लिए दलहन और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दलहन के एमएसपी में 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि गेहूं के एमएसपी में 75 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्त 27 लाख टन अनाज के आवंटन का फैसला किया है। यह आवंटन पीडीएस के जरिए होगा और इसके अलावा अनाजों की सरकारी खरीद को मजबूत करने के लिए भी फैसले किए गए हैं। फूड कॉरपोरेशन के साथ साथ उनके कामों को सप्लीमेंट करने के लिए नैफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एनसीसीएफ, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सीडब्ल्यूसी और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये चारों संस्थाएं भी ऑयल सीड्स और पल्सेस के प्रोक्योरमेंट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी 3 योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को इन योजनाओं में बैंक में रखे सोने पर ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के विकास में मदद मिलेगी और लोगों को फायदा भी होगा। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड बॉन्ड, सोने के सिक्के और बुलियन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बैंकों में जमा किए गए सोने पर 2.15% से 2.50% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से घर में पड़े सोने का इस्तेमाल देश के विकास में हो सकता है। किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 800 अरब डॉलर का 20,000 टन सोना घरों में पड़ा है। वहीं हर साल करीब 34 अरब डॉलर का सोना आयात किया जाता है। योजना से देश की सोने की जरूरत पूरी होगी। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इस देश में सेविंग्स करना, बचत करना और ठीक समय पे सुरक्षा के लिए वो काम आना, ये उस सभ्यता और स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन एक दूसरा स्वभाव भी था और वो था सोने के प्रति एक मोह। और सोने के प्रति जो मोह था वो केवल
ज्वेलरी जेवर के रूप में नहीं था, लेकिन रॉ सोने को रखने के दृष्टि से भी था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 5 से 7 साल के लिए सोना जमा कराने पर 2.5% तक ब्याज मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 2.75% ब्याज मिलेगा। तीसरी स्कीम के तहत सरकार अशोक चक्र वाले 5 और 10 ग्राम के सोने के सिक्के जारी करेगी। इसके साथ ही 20 ग्राम का गोल्ड बार भी लॉन्च किया जाएगा। इन योजनाओं का मकसद सोने का आयात घटाना और घरों में रखे सोने को बाजार में लाना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ई प्रिंट इंडिया मुहिम की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं से नए आविष्कारों पर ध्यान देने की अपील की। दोनों ने आविष्कारों को विकास की कुंजी बताया, साथ ही सस्ते और उपयोगी तकनीक के विकास के लिए आगे आने पर जोर देने की बात कही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में इम्प्रिंट इंडिया मुहिम की शुरुआत की। ये समस्त आईआईटी संस्थानों और आईआईएससी की साझा पहल है। इसके जरिए तकनीक के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान का खाका विकसित किया जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सस्ती और सुविधाजनक तकनीक की हिमायत की। इसके लिए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। अगर मेरे देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इतना इम्पोर्ट है, अगर मेरी इतनी इंस्टीट्यूशन मिलकर के तय करें कि अब हिंदुस्तान के 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में हम 50% कम कर देंगे, मैं समझता हूं भारत सरकार को जितना बजट बचेगा इसी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं होगा। आगंतुक सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रपति को चलती फिरती यूनिवर्सिटी करार दिया। कोई मुझे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेरा फायदा है राष्ट्रपति जी के निकट जाने का। जब भी मिलता हूं ज्ञान का भंडार होता है। मैं सच बताता हूं जी, इतनी चीजें बारीकी से बताते हो, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से रैंकिंग प्रणाली को गंभीरता से लेने पर भी जोर दिया। A calm assessment will make it clear to all stakeholders that we need both reach and excellence, quality and affordability, and autonomy with accountability. राष्ट्रपति भवन में 2013 से हर साल आगंतुक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के मुबारका चौक से पानीपत तक के राजमार्ग को 8 लेन का बनाना शामिल है। सोनीपत के राजीव गांधी तकनीकी संस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये रास्ते हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। ये जो रास्ते बनने वाले हैं, वो रास्ते सिर्फ हमारे व्हीकल को ले जाने वाले रास्ते नहीं है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को गति देने वाला निर्माण है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ फिल्मकार कुंदन शाह और सईद मिर्जा समेत 24 हस्तियों ने आज राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। अरुंधति रॉय ने कहा कि वो असहिष्णुता के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने में फख्र महसूस करती हैं, लेकिन ये किसी सरकार के विरोध में नहीं है। देश में बढ़ रही असहनशीलता के मुद्दे पर साहित्यकारों और फिल्मकारों का पुरस्कार लौटाना जारी है। गुरुवार को 24 फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। इनमें फिल्म निर्देशक कुंदन शाह, सईद मिर्जा, तपन बोस, संजय काक, अमिताभ चक्रवर्ती और लेखिका अरुंधति रॉय शामिल हैं। इससे पहले दीपांकर बनर्जी, निष्ठा जैन और आनंद पटवर्धन समेत 11 फिल्मकार अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। वहीं लेखकों, शिक्षाविद और कलाकारों का एक समूह इस अभियान के विरोध में खड़ा हो गया है और वो इसे विरोध का सही तरीका नहीं मानते हैं। कि आप एक भ्रम फैला रहे हैं, आप देश में एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि देश इंटॉलरेंट है,
लेकिन जब इंटॉलरेंस के अगेंस्ट आपको बात करनी थी, आपको अवार्ड्स वापस देने थे, आप खामोश रहे, आप चुप रहे। इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हो रहे हमले के विरोध में 37 से ज्यादा कवि और लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और थिएटर कलाकार भी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर बीजेपी ने कलाकारों और बुद्धिजीवियों की ओर से पुरस्कार लौटाने की घटनाओं को विपक्ष की साजिश बताया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग देश में ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने बढ़ती सहनशीलता के आरोपों के जवाब में किताब जारी की, जिसमें कई निबंधकारों के लेखों को शामिल किया गया है। दुनिया भर में भारत का प्रतिष्ठा खराब करने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया है। The entire effort is to derail the developmental agenda of the Narendra Modi-led government. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने 2 दिन के पंजाब दौरे के पहले दिन राज्य में किसानों की बदहाली के लिए अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत की और हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे के पहले दिन उनके निशाने पर पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार रही। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब में किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत की। सरकार को किसान की मदद करनी ही पड़ेगी। एमएसपी के बिना, सपोर्ट के बिना, मदद के बिना किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। पंजाब में पिछले महीने किसानों के रेल रोको आंदोलन के बाद राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किसानों ने तबाह हुई फसलों के मुआवजे के अलावा बासमती की कीमतों को बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के अलावा युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई। जो सबसे बड़ी ड्रग की जो प्रॉब्लम है, इससे जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सब लीडर्स की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। कोटकपुरा के करीब 14 अक्टूबर को बेहबल कला में पुलिस की गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौद्रिक नीति समिति को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच सहमति बन चुकी है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आज इसकी जानकारी दी। रघुराम राजन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और समिति के अस्तित्व में आने के बाद नीतिगत ब्याज दरें तय करने का काम इसी समिति के जरिए होगा। वित्त मंत्रालय ने जुलाई में भारतीय वित्तीय संहिता जारी किया था, जिसमें ब्याज दरों को तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति बनाने का प्रस्ताव है। 7 सदस्यीय समिति में सरकार की ओर से नामित 4 सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्यों का प्रावधान है। हालांकि बीते महीने मंत्रालय की ओर से साफ किया गया था कि ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक गवर्नर का वीटो पावर चलता रहेगा। सरकार इसमें कोई भी दखल नहीं देगी। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति को लागू करने के समय पर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय को करना है। और बात नेपाल की। भारत ने नेपाल संकट को खत्म करने के लिए 4 सुझाव दिए हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने नेपाल सरकार से सभी अंदरूनी मामलों को सुलह समझौते के रूप में हल करने की सलाह दी। हालांकि नेपाल सरकार ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने नेपाल को मधेशी आंदोलन के समाधान के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया है। भारत ने कहा है कि नेपाल के सभी तबकों को शामिल करते हुए संविधान और लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन को अधिकार दिए जाएं ताकि वो सुलह को लागू करे और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का काम करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वित्तीय अधिकार देकर स्वायत्त किया जाए। बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से एक स्वतंत्र आयोग बने। Problems facing Nepal are political in nature and cannot be resolved through force or a security-based approach. As a close and friendly neighbor, India has consistently appealed to the government of Nepal to address all challenges in a spirit of dialogue and reconciliation. भारत ने ये सुझाव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में नेपाल के मामले में हुई बहस के दौरान दिए हैं।
हालांकि नेपाल सरकार ने इस पर कोई राय नहीं दी है। खुद नेपाल के लोग भी यह मानने लगे हैं कि मधुसियों की मांगें नाजायज नहीं हैं और उसे किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन नेपाल सरकार इसमें कोई रुचि क्यों नहीं ले रही, यह सभी के कौतूहल का विषय बन रहा है और यही समस्या की असली जड़ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और बात मौसम की, दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल गया। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके चलते गुरुवार को जम्मू श्रीनगर लेह हाईवे समेत कई रास्ते बंद रहे। गुलमर्ग, शोपियां, पहलगाम, सोनमर्ग समेत कई ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। सर्दी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, वो तो बहुत एडवांस में शुरू हो चुका है। इस टाइम तो इतनी सर्दी होती नहीं थी, अभी 2 दिन से बरसात भी लगी हुई है। बहुत बुरी हालात है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। हमने एकदम ही गर्म कपड़े निकाल दिए तो अपने दस्ताने डाले हुए। हल्की बारिश, ठंडी हवाओं ने दिल्ली समेत मैदानी इलाकों के मौसम का मिजाज बदल दिया है। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन के तापमान में गिरावट आई है। वो यूजुअली उसका प्रभाव 2 से 3 दिन तक होता है और ये जैसे मैंने बताया कि 4 तारीख से इसका प्रभाव है, तो आज 5 तारीख को और रहेगा। हमने आज भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा और यूपी के इलाकों में, उत्तराखंड में रेनफॉल का फोरकास्ट किया हुआ है। कल से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट की तरफ निकल जाएगा, तो उम्मीद है कि जो एक्टिविटी रेनफॉल की हो रही है पंजाब, एनसीआर वगैरह में, ये काफ़ी हद तक कल से कम हो जाएगी। बारिश से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई है। जानकारों का कहना है कि ठंडी हवाएं चलने से धूल, धुएं और प्रदूषण से राहत मिली है। अगर इस साल बारिश होती रहे दिल्ली में और अगर हवाएं चलती रहीं दिल्ली में, तो जरूर आपका स्मॉग कुछ हद तक कम हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।